हेलो। टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंक समाधान विवरण। तो अपने को आज क्या पढ़ना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कब इसको प्रिपेयर करते हैं और कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। यानी आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। देखो, अगर बैंक में अकाउंट ओपन होता है किसी भी पर्सन का, अगर कोई भी पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो चार टाइप के अकाउंट ओपन हो सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट है बचत खाता। यानी जो एक इंडिविजुअल, एक आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, अगर किसी का भी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होता है तो वो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? सेविंग अकाउंट ओपन होता है, बचत खाता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का ओपन नहीं करते अपन। अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी बिजनेसमैन का, किसी भी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो एक बिजनेस कर रहे हैं और एक बिजनेस को बैंक में अकाउंट ओपन करना है, अगर बिजनेस के अंदर क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वेरिएश होते हैं। उन ट्रांजेक्शन, बहुत सारी पेमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, चेक इशू किए जाते हैं, चेक रिसीव किए जाते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन क्या होती है? बैंक के थ्रू ही होती है। इसमें क्या बोला गया था कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सेकंड क्या बोला गया था कि अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ह्यूज का मतलब होता है कि बड़ी अमाउंट, लाखों के अंदर अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है। देखो, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मान लो क्रेडिट के अंदर परचेज कर रहे हैं, अगर वो मान लो कैश में परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन वेरियस होती है। जो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है वो सारी की सारी क्या है? करंट अकाउंट के थ्रू ही होती है। तो करंट अकाउंट क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट किसी भी बिजनेसमैन का, फर्म का, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ओपन किया जाता है। किसी भी बैंक के अंदर क्या ओपन किया जाता है? कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड होती हैं, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यूज होती है, यानी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन की जाती है, और इंटरेस्ट क्या होता है? नील होता है। यानी करंट अकाउंट के अंदर ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट के अंदर कभी भी कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट के ऊपर अपने को इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि करंट अकाउंट किसका ओपन करते हैं? किसी भी बिजनेसमैन का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? नील होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है FD। FD का मतलब है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगर एक फिक्स अमाउंट और एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में सबमिट कराई जाती है तो उसको किस अकाउंट में, किस अकाउंट को ओपन करवाते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने कभी सुना होगा, जैसे आपकी मम्मी की FD करवा रखी है, आपके फादर की FD है, आपके ब्रदर की FD है। FD की अमाउंट क्या होती है? FD की एक लमसम अमाउंट को एक साथ बैंक में सबमिट करते हैं और क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे आपने सुना है कि मम्मी की FD 5 साल के लिए है और कितने रुपए की है? 5 लाख रुपए की है। तो अमाउंट कितनी है? फिक्स 5 लाख रुपए। टाइम कितना है? 5 ईयर्स। 5 साल की FD है और 5 लाख रुपए है। अमाउंट भी फिक्स है और क्या है? टाइम पीरियड भी फिक्स है। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? FD अकाउंट ओपन किया जाता है। FD अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट की कंपेरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन करंट अकाउंट पर कभी भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। फिर FD के बाद है एक RD, रिकरिंग डिपॉजिट। RD ओपन करते हैं बैंक में। RD कब ओपन करते हैं? ये होता है छोटी छोटी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पर मंथ फिक्स अमाउंट सबमिट की जाती है। फिक्स टाइम पीरियड, आप एग्जांपल ले लो, जैसे फिक्स टाइम पीरियड है 1 ईयर के लिए। आपने 1 ईयर के लिए RD अकाउंट ओपन करवाया है और हर मंथ कितने अमाउंट सबमिट कर रहे हो? 2000 पर मंथ। ये क्या है? 2000 पर मंथ। तो देखो, RD के अंदर क्या है? RD के अंदर 1 साल फिक्स टाइम पीरियड है, लेकिन इसमें एक लमसम अमाउंट सबमिट नहीं की जाती, बल्कि मंथली सबमिट करते हैं एक फिक्स अमाउंट को। 1 साल के लिए क्या करवा रहे हैं? RD अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, RD ओपन करवा रहे हैं। तो क्या है, 1 साल के अंदर पर मंथ कितने अमाउंट सबमिट करवानी है? 2000
पर मंथ सबमिट करवाना है। अमाउंट फिक्स है 2000, टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर, 1 साल के अंदर 2000 पर मंथ के हिसाब से हमने क्या कौन सा अकाउंट ओपन करवाया है, आरडीओ अकाउंट ओपन करेंगे। आरडी अकाउंट छोटी से छोटी सेविंग को प्रमोट करने के लिए ओपन किया जाता है। तो ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये 4 प्रकार के अकाउंट बैंक में ओपन हो सकते हैं। अपना मेन फोकस किसके ऊपर है, अपना मेन फोकस है करंट अकाउंट के ऊपर। देखो करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, कोई भी बिजनेसमैन, फर्म या कंपनी अपने नाम से बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकती है। उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और इनकी कोई भी सीधी सी बात है, अगर बिजनेस कर रहा है कोई 150 रुपए का बिजनेस नहीं कर रहा, उसकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, उनकी ट्रांजेक्शन की अमाउंट क्या होती है, ह्यूज होती है, बड़ी होती है। दूसरा क्या होता है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नील होता है, कभी भी करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता। अब देखो, अब कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करती है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट। जब भी कोई बिजनेसमैन, फर्म या कंपनी अगर बैंक में अकाउंट ओपन करती है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, करंट अकाउंट ओपन होता है। देखो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब आपको देखो, बैंक में अगर अकाउंट ओपन किया है तो उस अकाउंट की ट्रांजेक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती है। अगर बैंक में अकाउंट ओपन किया है और उस अकाउंट के थ्रू अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उन ट्रांजेक्शन की एंट्री को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है। एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है पासबुक में और दूसरी जगह रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के बैंक कॉलम में। मैं बार बार कैश बुक वर्ड को यूज करूंगी, कैश बुक का बैंक कॉलम वर्ड यूज नहीं करूंगी। आपको ध्यान रखना है, कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक तो कैश बुक कैश कॉलम और दूसरा होता है बैंक कॉलम। इस चैप्टर के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हो रही है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो कैश बुक का सिर्फ कौन सा कॉलम लेना है, सिर्फ बैंक कॉलम पर फोकस करना है। बार बार मैं कैश बुक वर्ड यूज करूंगी तो आपको ध्यान रखना है कि कैश बुक का कौन सा कॉलम, ओनली बैंक कॉलम। तो देखो बैंक के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो 2 जगह रिकॉर्ड होती है, एक तो कैश बुक के अंदर एंट्री, सॉरी एक तो पासबुक के अंदर एंट्री होती है और दूसरी एंट्री होती है कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर। अब देखो ये पासबुक, कैश बुक, बैंक कॉलम ये बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल देखती हूँ जिसे आप समझ जाएंगे। मान लो एक मिस्टर सोनू है और एक उसके क्या है, दादाजी है। अज्यूम करो एक मिस्टर सोनू है और एक सोनू के क्या है, दादाजी है। देखो मिस्टर सोनू और मिस्टर सोनू के दादाजी दोनों का एग्जांपल लेना है। मिस्टर सोनू के जो दादाजी हैं उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है। अगर एक इंडिविजुअल बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, सेविंग अकाउंट है। जस्ट आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो दादाजी का कौन से बैंक में अकाउंट है, मान लो एसबीआई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है। दादाजी बूढ़े हो रखे हैं तो सोनू को बोलते हैं कि सोनू ये लो 10,000 रुपी और आप मेरे सेविंग अकाउंट में ये सबमिट करवा देना, जमा करवा देना। सोनू बैंक में जाता है और बैंक में सोनू 10,000 रुपए सबमिट करवाने की बजाय सिर्फ 8,000 रुपए सबमिट करवाता है। सोनू ने कितने रुपए की गड़बड़ की है बीच में, 2,000 रुपए की सोनू ने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। 10,000 रुपए में से 8,000 रुपए बैंक में सबमिट है और 2,000 रुपए सोनू के पॉकेट में है। अब गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ हुई है सोनू के। अब देखो दादाजी ने क्या था, दादाजी ने साथ में पासबुक थी, पासबुक दी सोनू को और सोनू को बोला गया कि आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपी सबमिट करवाना और उसके साथ में पासबुक में एंट्री ले आना। अब सोनू था बोला, उसको पता नहीं था कि जितने की ट्रांजेक्शन करवाई एज इट इज ट्रांजेक्शन पासबुक में आएगी। सोनू ने क्या किया, बैंक में पैसा कितना सबमिट किया, ओनली 8,000। अब क्वेश्चन ये है कि सोनू ने बैंक में सिर्फ 8,000 रुपी सबमिट किए तो पासबुक में एंट्री कितने की आएगी, 8,000 की या 10,000 की। तो आप क्या बोलोगे मैम, 8,000, ओनली 8,000 की क्या एंट्री किस में शो होगी, पासबुक में शो होगी। लेकिन दादाजी ने किया, दादाजी ने अपनी बही के अंदर, हर दादाजी पापा जी अपनी क्या रखते हैं, बही रखते हैं, उस बही के अंदर कितना रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बैंक में कितना जमा है, सिर्फ 8,000 रुपए। अब देखो दादाजी की बही क्या बोल रही है, बैंक में 10,000 रुपए जमा है, लेकिन पासबुक क्या बोल रही है, सिर्फ 8,000 रुपए जमा है। 2,000 रुपए की गड़बड़ है, गड़बड़ किसने की, सोनू ने की।
कैसे पता चला? बैंक की पासबुक से और दादाजी की कैश बुक से, यानी दादाजी की बही से। तो दादाजी की बही और बैंक की पासबुक दोनों क्या हो रही है? मिसमैच हो रही है। और मिसमैच कितने अमाउंट से हो रही है? 2000 रुपए से। और वो गड़बड़ किसने करी है? वो गड़बड़ करी है सोनू ने। तो किससे पता चला अपने को गड़बड़? गड़बड़ अपने को पता चला है पासबुक और दादाजी की बही को मैच करने से पता चला कि कुछ अमाउंट यानी 2000 रुपए की क्या हुई है? गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ किसने की है? सोनू ने की है। अब देखो, अब आते हैं अपन बिजनेस के ऊपर। ये मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया था अपनी लाइफ से कनेक्ट करके कि कैसे दादाजी ने 10,000 रुपए सबमिट करने के लिए बोला था और अपनी बही में 10,000 रुपए शो कर दिए। सोनू ने कितने सबमिट किए? मात्र 8,000 रुपए सबमिट किए और बही क्या होगी? मिसमैच होगी। पासबुक का बैलेंस और दादाजी की बही का बैलेंस मिसमैच हो गया और मिसमैच था सोनू की पॉकेट में 2000 रुपए से। तो ये एरर पता चल गई थी कि सोनू ने गड़बड़ करी है। कितने की करी है? 2000 रुपए की करी है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर क्या है? इन ट्रांजेक्शन को ध्यान रखना है कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक की पासबुक बैंक की पासबुक और कैश बुक मिसमैच हो रही है। ध्यान रखना, मैं बार बार कैश बुक वर्ड का यूज करूंगी, मैं कैश बुक के बैंक कॉलम नहीं बोलूंगी। देखो, एक फर्म या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट के थ्रू जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह शो करेंगे। एक तो पासबुक के अंदर शो करेंगे और दूसरा क्या कहाँ शो करेंगे? कैश बुक के अंदर शो करेंगे। अगर पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के इक्वल है तब तो कोई भी ट्रांजेक्शन मिसमैच नहीं हो रही है, यानी ट्रांजेक्शन कैश बुक में और पासबुक में इक्वल है, यानी कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मान लो पासबुक में बैलेंस ज्यादा है कैश बुक में कम है, या फिर कैश बुक में ज्यादा है पासबुक में कम है, तो इस बैलेंस को मिसमैच, जो बैलेंस मिसमैच है उसको देखने के लिए कि कहाँ गड़बड़ है और उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर बताती हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक की पासबुक और बिजनेस की कैश बुक का जो बैलेंस मिसमैच हो रहा है, उस मिसमैच बैलेंस को देखने के लिए कि कहाँ मिसमैच हो रहा है और उसके कारणों का पता लगाना और उसको ठीक करना, ये सारा काम किसके अंदर करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। अब देखो, जो अभी पॉइंट बता रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे ही पासबुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। यानी मान लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, अगर बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बुक के अंदर डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश बुक को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखो, मैंने लिख रखा आगे, कैश बुक को डेबिट कब करेंगे? अगर बिजनेस के अंदर अमाउंट आ रही है, डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। कैश बुक को क्रेडिट कब करते हैं? अगर पैसा विड्रॉल कर रहे हैं या फिर पैसे की पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बुक को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश बुक में डेबिट कब आता है? जब पैसा बिजनेस में आ रहा है। और कैश बुक को क्रेडिट कब करते हैं? जब पैसा बिजनेस से जा रहा है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल शो करता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा अनफेवरेबल पॉइंट को शो करता है। अब देखो, यहाँ एकदम ऑपोजिट है, ये है पासबुक। पासबुक का क्या है? अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हमने पैसे विड्रॉल कर लिए बैंक से। अगर पासबुक की एंट्री शो कर रही है कि क्रेडिट एंट्री शो कर रही है, इसका मतलब पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके अकाउंट में, अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, मान लो 5000 रुपीज आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, तो आपके फोन में मैसेज क्या आता है कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 5000। 5000 रुपए जब आपके अकाउंट में आए तो आपके पास मैसेज आया था कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पैसे आए, कितने रुपए आए थे बैंक में? 5000 रुपए आपके अकाउंट में आए। आपके पास मैसेज क्या था? यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कब होता है? जब अमाउंट बैंक में डिपॉजिट की जाती है, खाते में जमा की जाती है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होता है? फेवरेबल होता है। पासबुक का डेबिट बैलेंस, देखो, जब भी मान लो
आपके एटीएम के चार्ज कटते हैं पर ईयर के हिसाब से 200 रुपए। तो आपके पास मैसेज आएगा यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 200, यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 200। तो क्या हो गया, वो पैसा विड्रॉल कर लिया बैंक ने आपके खाते से, यानी काट लिया वो पैसा। तो क्या है, आपके खाते को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इन शॉर्ट क्या बताऊं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। ये समझ आया आपको? ध्यान रखना है कि जब भी पैसा डेबिट होता है किसके अंदर, पासबुक के अंदर, कब कब डेबिट, उस अकाउंट को कब एंट्री डेबिट कब करेंगे, जब क्या होगी, पैसा विड्रॉल कर ले। और एंट्री क्रेडिट कब होती है, जब पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है, किसमें, पासबुक में। इसका ऑपोजिट होता है एकदम कैश बुक। पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश बुक को डेबिट करो, पैसा बिजनेस से जा रहा है, कैश बुक को क्रेडिट करो। तो अभी क्या पढ़ा हमने, अभी ये पढ़ा था कि बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो कितने टाइप के अकाउंट ओपन होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक दे रखा था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अपने को मेन फोकस करना है किसके ऊपर, करंट अकाउंट के अंदर। बिजनेस जब भी, कोई भी फर्म, कंपनी जब भी बिजनेस करती है तो बैंक में अकाउंट ओपन करती है, और कौन सा अकाउंट ओपन करती है, करंट अकाउंट ओपन करती है। करंट अकाउंट की एंट्री दो जगह शो होती है, एक तो बिजनेस की कैश बुक में और दूसरा क्या होता है, पासबुक के अंदर। अगर दोनों की एंट्री मैच कर रही है बिल्कुल, सिर्फ कैश बुक के बैलेंस, कौन सा बैलेंस, बैंक बैलेंस, और पासबुक के बैलेंस को मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो किन कारणों की वजह से नहीं हो रहा और उनको दूर करना, किस स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसके लिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, जिसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, BRS। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि BRS में कैसे पता चलता है कि एक साइड एंट्री हुई है, यानी कैश बुक में एंट्री हुई है या फिर पासबुक में एंट्री हुई है, या फिर किस साइड की एंट्री मिसमैच हो रही है, कितनी अमाउंट से। देखो, एक एग्जांपल है कि कस्टमर डिपॉजिट 20,000 रुपीज डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे सबमिट करवा दिए, यानी बिजनेसमैन को, कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर मान लो कोई कस्टमर बैंक में डायरेक्ट पैसा सबमिट करवाता है, अगर बैंक में सबमिट, देखो कहाँ हो रहा है, अमाउंट सबमिट हो रही है बैंक के अंदर। अगर बैंक में अमाउंट सबमिट हो रही है तो किसी भी ट्रांजेक्शन से दो जगह इंपैक्ट होता है। देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी बैंक के थ्रू तो उसकी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दो जगह शो होता है, एक पासबुक के अंदर, दूसरा कैश बुक के अंदर। तो पासबुक में क्या है, बैंक में डायरेक्ट पैसे सबमिट हुए हैं तो पासबुक का बैलेंस 20,000 से बढ़ गया है, लेकिन ना तो बैंक ने कोई इंफॉर्मेशन दी, ना कस्टमर ने बिजनेस को कोई भी इंफॉर्मेशन दी। अगर जब तक इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तब तक कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। कहने का मतलब है, किसी कस्टमर ने बैंक में पैसा सबमिट करवाया और उस सब पैसे को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में रिकॉर्ड हुआ। बैंक में रिकॉर्ड होते ही बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कितने से, 20,000 से। लेकिन इस एंट्री को बिजनेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि भाई कस्टमर ने पैसा सबमिट करवा दिया। इसकी इंफॉर्मेशन या तो बैंक देगा या फिर कस्टमर खुद देगा। कस्टमर बैंक, मतलब कस्टमर बिजनेस को बोलता है कि आपके 20,000 बाकी थे, मैंने आपके अकाउंट में सबमिट करवा दिए। या फिर बैंक इन्फॉर्म करेगा कि इस बिजनेस के नाम से, कि बिजनेस मान लो ए लिमिटेड है, कि ए लिमिटेड आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज आए हैं, लेकिन दोनों ने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो बिजनेस में इससे रिलेटेड कोई एंट्री, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। यानी बिजनेस की कैश बुक में इस 20,000 की कोई एंट्री नहीं है। अगर एंट्री नहीं है, अगर कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है लेकिन पासबुक में 20,000 की एंट्री है, तो बैलेंस क्या हो गया, मिसमैच हो गया। पासबुक 20,000 से ज्यादा है और कैश बुक 20,000 से कम है। देखो, पासबुक कितने से ज्यादा है, 20,000 से, और कैश बुक कितने से कम है, 20,000 से, यानी 20,000 की एंट्री ही नहीं है कैश बुक में। तो क्या है, बैलेंस मिसमैच है। तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस के मिसमैच के कारणों का पता लगाना और उसको दूर करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक की पासबुक और बिजनेस की कैश बुक के बैलेंस को चेक करता है। अगर बैलेंस मिसमैच है यानी बराबर नहीं है तो उनके कारणों का पता लगाता है और साथ में उनको दूर करने का भी काम करता है। कौन सा स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है? हु शुड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जनरली क्या होता है, जनरली या तो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है या फिर कोई भी फाइनेंस ऑफिसर, या तो फाइनेंस ऑफिसर करता है या फिर अकाउंटेंट क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर बिजनेस का लेवल स्मॉल है, बिजनेस छोटा है, तो बिजनेस का ओनर भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कर सकता है। अब क्या है, अब डिजिटलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से क्या है, पहले प्रिपेयर करते थे मैन्युअली, पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को मैन्युअली प्रिपेयर करते थे। लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनकी वजह से अब मैन्युअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने की बजाय कैसे तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो डिजिटल टूल्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस को तैयार करने के डिजिटल टूल कौन से हैं? फर्स्ट है टैली प्राइम, सेकंड है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्विक बुक्स, जूहू बुक्स। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके अकॉर्डिंग बीआरएस को तैयार किया जाता है, यानी अब बीआरएस को मैन्युअली तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, बीआरएस को प्रिपेयर कब करना है? बीआरएस हमेशा एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे ट्रायल बैलेंस, जैसे बैलेंस शीट, ये हमेशा क्या है, ये एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे 31 मार्च को प्रिपेयर कर लिया, 31 मार्च 2024 को प्रिपेयर कर लिया, कभी भी कर लिया, 31 जैन 2024 को प्रिपेयर कर लिया। यानी कहने का मतलब है बीआरएस हमेशा एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा, बीआरएस कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मंथली, वीकली, डेली, हाफ ईयरली, एनुअली। लेकिन ज्यादातर बीआरएस या तो मंथली प्रिपेयर किया जाता है या फिर वीकली प्रिपेयर करते हैं। फिर क्या है, बिजनेस, बीआरएस बताता क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है किसके थ्रू, बीआरएस के थ्रू। तो बीआरएस क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जो बैंक की पासबुक और बिजनेस की कैश बुक की जो भी ट्रांजेक्शन मिसमैच है उनको ढूंढता है और उनके कारणों को पता लगाकर उनको दूर करने का काम कौन करता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमेशा एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर किया जाता है। और प्रिपेयर कौन करता है? अगर बिजनेस बड़ा है तो अकाउंटेंट या फिर कोई भी फाइनेंस ऑफिसर इसको तैयार कर सकता है। लेकिन अगर बिजनेस स्मॉल है तो बिजनेस का ओनर भी बीआरएस को प्रिपेयर कर सकता है। बीआरएस पहले मैन्युअली प्रिपेयर होता था, बट अब सॉफ्टवेयर के थ्रू बीआरएस को प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो गया उसकी वजह से। तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू बीआरएस मैन्युअली की बजाय सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिपेयर होता है, ऑटोमेटिक? कौन से हैं? टैली प्राइम, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्विक बुक्स और जूहू बुक्स। ये वो डिजिटल टूल्स हैं जिनके थ्रू बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल को ध्यान रखना। देखो, इस एग्जाम्पल की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ा था, लेकिन बिजनेस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसकी वजह से कैश बुक में कोई एंट्री नहीं थी। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक में जीरो बैलेंस है, यानी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं थी, यानी बैलेंस बिल्कुल नहीं था। लेकिन पासबुक में क्या है, 20,000 का पॉजिटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो क्या है, दोनों में मिसमैच होगी। हालांकि क्या है, जब पासबुक में 20,000 की एंट्री हुई उस टाइम पर कैश बुक के अंदर भी 20,000 की एंट्री होनी थी, लेकिन ये क्या था, ये एंट्री मिसमैच थी दोनों। इस मिसमैच, इसका पता लगाएंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुई है, ये बैलेंस मिसमैच हुआ है। कारण का पता लगाएंगे और इसको दूर भी करेंगे। ये किसके अंदर करेंगे? ये सारे काम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे। अब अपन डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रीजन है, कौन से कारण है जिनकी वजह से बीआरएस मिसमैच होता है, जिनकी वजह से क्या है, बीआरएस मिसमैच हो रहा है। अब उन कारणों को देखेंगे अपन। अब टॉपिक क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, यानी हम उन कारणों को पढ़ेंगे जिनकी वजह से कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। उन कारणों को पढ़ेंगे। तो दो रीजन की वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या होता है, मिसमैच आता है, डिफरेंस आता है।
फर्स्ट है टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया था कहाँ पर, कैश बुक में, और दूसरी जगह क्या होता है, पासबुक में। अगर कैश बुक और पासबुक के अंदर जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो उन ट्रांजेक्शन में किसका गैप हुआ है, टाइम गैप की वजह से। यानी मान लो, अज्यूम करो आप 1 जन को कोई भी ट्रांजेक्शन हुई थी, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट की कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, बट पासबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। कब तक, 1 जन को। तो ये क्या, ये मिसमैच है टाइम की वजह से। यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो किसी एक बुक में, या तो कैश बुक में या फिर पासबुक में रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, लेकिन दूसरी साइड इन्फॉर्म ना करने की वजह से, या फिर इन्फॉर्म करने के बाद भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में देरी की वजह से क्या है, बैलेंस मिसमैच होता है। यानी कहने का मतलब है जो ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, टाइम गैप की वजह से हो रही है। दूसरा रीजन होता है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यानी कुछ एरर की वजह से ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रही है, कुछ गलती की वजह से ट्रांजेक्शन मिसमैच होती है। ट्रांजेक्शन मिसमैच के 2 रीजन है, या तो टाइम गैप की वजह से, और या फिर है कुछ गलतियों की वजह से क्या है, ट्रांजेक्शन मिसमैच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि अगर टाइम गैप की वजह से बिजनेस की ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रही है, किसकी, कैश बुक और पासबुक की, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, चेक इशू किया गया है बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन बैंक। देखो, चेक इशू कर दिया, बैंक के अंदर चेक इशू कर दिया, किसके लिए, पेमेंट के लिए। अगर बिजनेस ने चेक इशू कर दिया और चेक बैंक को दे दिया कि ये लो चेक, ये कितने का, पेमेंट कितने की करनी है, पेमेंट करनी है 50,000 की। जब बैंक को चेक दिया उस टाइम पर क्या है, बिजनेस ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर यानी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि मान लो कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस इक्वल था 1 लाख और 1 लाख। जब बिजनेस ने चेक इशू किया किसके रिगार्डिंग, पेमेंट करने की रिगार्डिंग, कितने अमाउंट का, 50,000 का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक में से कितना बैलेंस कम हो गया, 50,000। लेकिन पासबुक ने, लेकिन बैंक ने उस पेमेंट को अभी नहीं किया। यानी सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैश बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक ने अभी उस ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट नहीं किया, पेमेंट नहीं की। तो क्या यहाँ से तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, कोई पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं है। ये किसकी वजह से है, ये है टाइम गैप की वजह से। मान लो, अज्यूम करो, एक जैन को क्या हुआ था, 1 जैन को चेक इशू किया था और मैंने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना ली 20 जैन को, और 20 जैन तक जो चेक बैंक में इशू कर, जो चेक बैंक को इशू कर दिया था कि इसकी पेमेंट करनी है, चेक बैंक ने उस चेक को अभी क्लियर नहीं किया है, उसकी पेमेंट नहीं की है, तो बैंक का बैलेंस 50,000 मिसमैच। और यहाँ पर देखो 50,000 क्या माइनस कर दिया है। देखो, इन शॉर्ट बताऊं तो चेक था 50,000 का, बिजनेस से क्या कर दिया, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से 50,000 का चेक काट के दे दिया, किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। बैंक ने क्या की, उसकी पेमेंट नहीं करी। अगर जब चेक काट के दिया बिजनेस ने, उस टाइम पर बिजनेस का जो बैलेंस था, कैश बैलेंस था, कैश बुक का बैलेंस था, कितने अमाउंट से कम हो गया, 50,000 से। लेकिन बैंक ने अभी एंट्री की ही नहीं। अगर एंट्री नहीं की तो पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी। तो कितने से मिसमैच हो गया, यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है 50,000 का, यहाँ पर बैलेंस तो 1 लाख की शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन को अभी एक्टिवेट नहीं किया गया, क्योंकि पेमेंट की ही नहीं बैंक ने। ये किस वजह से हुआ है, ये टाइम गैप की वजह से। मैंने 1 जन को चेक काट के दे दिया था, किसको, बैंक को, इसकी पेमेंट कर देना। लेकिन बैंक ने क्या किया, 20 जन को जब मैंने बीआरएस प्रिपेयर किया, उस टाइम तक बैंक ने उस चेक की पेमेंट नहीं की थी, उस पर्सन को वो चेक नहीं पे किया था, वो अमाउंट नहीं दी थी। तो क्या है, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मिसमैच आ रहा है। तो ये क्या है, टाइम गैप की वजह से। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। बिजनेस के अंदर कोई चेक रिसीव हुआ, बैंक ने, बिजनेस के अंदर कोई चेक आया, किसी पर्सन ने बिजनेस को चेक दिया कि ये लो चेक, तो उस चेक को बिजनेस ने क्या किया, बैंक में दे दिया, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। यानी ये लो बैंक चेक, और इस पैसे को मेरे अकाउंट में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। बैंक ने क्या किया, बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। चेक कितने का था, 50,000 का। जब वो चेक बिजनेस में आया तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैश बुक में एंट्री कर दी,
और 1 लाख का बैलेंस दोनों का था, मान लो इक्वल बैलेंस है दोनों का, कैश बुक का और पासबुक का। जब कैश बुक का 1 लाख का बैलेंस था और बिजनेस के अंदर 50,000 का चेक आया है, तो बिजनेस के अंदर क्या है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कितने से, 50,000। कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, 1,50,000। लेकिन बैंक ने क्या किया, लेकिन बैंक ने नॉट येट क्रेडिटेड, बट बैंक ने अभी तक बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। अगर बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया तो यहाँ पर कोई एंट्री ही एक्टिवेट नहीं हुई। अगर कोई एंट्री नहीं हुई तो पासबुक के अंदर बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख का, यहाँ बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक 1.5 लाख का, और यहाँ पर पासबुक बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख का। रीजन क्या है, रीजन है बिजनेस ने चेक दिया था कलेक्शन के लिए। बिजनेस ने किसको चेक दिया था, बैंक को, ये अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। लेकिन कुछ टाइम निकल गया और बैंक के अंदर उस अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको चेक को एक जगह रख दिया और पेमेंट नहीं की, सॉरी, चेक को क्रेडिट नहीं किया। चेक को क्रेडिट ना करने की वजह से क्या हुआ था, कैश बुक का बैलेंस तो जब रिकॉर्ड किया ना बिजनेस के अंदर, उसी टाइम बढ़ गया था चेक का, लेकिन पासबुक के अंदर उस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि चेक अभी भी बैंक के अंदर रखा हुआ है, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो ये क्या है, ये टाइम गैप की वजह से सेकंड एरर। तीसरा कारण हो सकता है कि चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसओनर। एक चेक बैंक में दिया था कलेक्ट करने के लिए कि ये अमाउंट बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट कर देना, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, उस चेक को डिसओनर कर दिया। अब एंट्री क्या होगी, जब कैश बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो क्या रिकॉर्ड किया, देखो यहाँ तक की ट्रांजेक्शन देखो, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। बिजनेस को चेक मिला था, बिजनेस ने वो चेक बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया तो कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा दिया, 50,000 से। चेक कितने का था, 50,000 का। कैश बुक का बैलेंस शो कर रही है 1,50,000। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने उस चेक को डिसओनर कर दिया। देखो सेकंड स्टेटमेंट, कुछ टाइम बाद 7 दिन तक चेक बैंक में रखा हुआ और 7 दिन के बाद में उस चेक को डिसओनर कर दिया। डिसओनर कर दिया तो बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुई। तब पासबुक को बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1 लाख रुपए शो कर रहा है। तो दोनों बैलेंस क्या है, मिसमैच है। ये कौन से, ये किन रीजन की वजह से हो रहा है, ये टाइम गैप की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ पर चेक बैंक ने, यहाँ पर बिजनेस ने चेक इशू कर दिया था कि मिस्टर ए को ये पेमेंट कर देना, लेकिन पेमेंट किसने नहीं की, बैंक ने पेमेंट नहीं की। कब तक, 20 जन तक पेमेंट नहीं की थी, और मैंने 20 जन को बीआरएस तैयार कर लिया। जब 20 जन को बीआरएस तैयार किया तो बैलेंस देखा था कि यहाँ तो 50,000 से माइनस है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री ही नहीं की। क्यों, क्योंकि पेमेंट ही नहीं की थी बैंक ने। सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक को एक चेक दिया गया था कि ये अमाउंट बैंक उसके बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट कर देना। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 50,000 से, लेकिन बैंक ने अभी तक उस चेक को बैंक में ही रखा है, उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी पासबुक में। थर्ड दे रखा था कि चेक पे किया गया था बैंक को, किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बैंक ने उसको डिसओनर कर दिया। बैंक के पास कुछ टाइम तक वो चेक रखा रहा और उसके बाद उसको डिसओनर कर दिया। डिसओनर कर दिया तो इसका मतलब है पासबुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। लेकिन बिजनेस ने तो क्या कर दिया था, बिजनेस ने अपना बैलेंस 50,000 से बढ़ा दिया था, क्योंकि बिजनेस को एक चेक रिसीव हुआ था। तो ये क्या है, ये वो रीजन है जिनकी वजह से क्या है, टाइम गैप की वजह से। यानी बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन बैंक अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। ये कारण किसकी वजह से, ये कारण है टाइम गैप की वजह से। ये कितने, 1 2 3 तीन रीजन पढ़ लिए, जो कौन से रीजन है, टाइम गैप की वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है। अब और रीजन पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट रीजन कौन सा है, जो टाइम गैप की वजह से क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड को कलेक्ट कर लिया, बैंक ने कलेक्ट किया है, यानी बैंक के अंदर एंट्री हुई है। बिजनेस को इस इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है कितने अमाउंट का, 20,000 का, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस 50,000 है। अगर बैंक को डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, अमाउंट रिसीव हुई है, तो पासबुक का बैलेंस कितने से क्रेडिट दिखाएगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा 20,000 से। पासबुक का पहले बैलेंस 50,000 था प्लस 20,000, यानी पासबुक का बैलेंस 70,000 शो कर रहा है।
लेकिन बैंक को इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी जिस डेट को बीआरएस तैयार किया गया था उस डेट तक बिजनेस को इस इंटरेस्ट और इस डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया है, कोई अमाउंट 20,000 की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की, जिसकी वजह से क्या जो बैलेंस पहले था कैश बुक का 50,000 सिर्फ वही बैलेंस शो कर रहा है, यानी पासबुक शो कर रही है 70,000 का बैलेंस और कैश बुक शो कर रही है 50,000 का बैलेंस। तो ये क्या है, बैलेंस मिसमैच है। रीजन क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ तो बैंक को, लेकिन बैंक ने बिजनेस को इन्फॉर्म नहीं किया, यानी उस टाइम तक इन्फॉर्म नहीं किया था जिस टाइम तक बीआरएस तैयार किया गया। नेक्स्ट रीजन क्या है, देखो बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, यानी कोई एक्सपेंस है, कोई चार्जेस है जो बैंक ने चार्ज और या फिर कमीशन चार्ज कर लिया। अगर बैंक कोई बैंक चार्ज या कमीशन चार्ज कर लेता है, यानी अपने अकाउंट से पैसे निकाल काट लेता है। देखो कई बार बोलते हैं कि एटीएम के चार्ज लगते हैं एनुअली 200 रुपीज, तो 200 रुपीज क्या है, जब वो एनुअली चार्जेस लगते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को, उस चार्ज को अपने अकाउंट से काट लेता है। अज्यूम करो 10,000 रुपए के क्या है कमीशन चार्ज या फिर बैंक चार्ज ले लिए, किसने, बैंक ने ले लिए, किससे, अपने अकाउंट से, यानी ये पैसा अपने अकाउंट से काट लिया किसने, बैंक ने। 50,000 का बैलेंस माइनस 10,000, यानी कैश बुक का बैलेंस 40,000 शो कर रहा है। लेकिन जिस डेट को मैंने बीआरएस तैयार किया था, बिजनेस के अंदर बीआरएस तैयार किया, उस टाइम तक बैंक ने इन चार्जेस की बिजनेस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो बिजनेस का बैलेंस पहले की जैसे 50,000 शो कर रहा है। किस रीजन की वजह से, क्योंकि बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया था। यहाँ से तो बैंक ने 10,000 रुपए काट के शो कर रहा है बैलेंस 40,000 पासबुक में, बट कैश बुक का बैलेंस अभी भी 50,000 है, क्योंकि जिस डेट को बीआरएस प्रिपेयर किया उस डेट तक इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बिजनेस को नहीं दी। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के बिहाफ पर कुछ पेमेंट ऐसी हैं जो बैंक डायरेक्ट कट कर देता है, यानी आप अपने से एग्जांपल ले लीजिए, मान लो आपने कोई गोल्ड लोन ले रखा है या फिर कोई भी पर्सनल लोन ले रखा है, आप क्या कर देते हो, ऑटो पेमेंट कर देते हो कि पर मंथ हर महीने की 4 तारीख को या हर महीने की 5 तारीख को ये वाली इंस्टॉलमेंट ड्यू होते ही अपने अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगी। ये क्या है, वो ऑटोमेटिक शो कर रखा है, यानी बैंक डायरेक्ट आपके खाते से काट लेता है। तो ऐसे ही बिजनेस की कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस ऑटो पे कर देता है, यानी जैसे ही बैंक की जैसे ही डेट आती है ड्यू डेट, यानी जैसे ही उन एक्सपेंस की ड्यू डेट आती है उस डेट को बैंक बिजनेस के अकाउंट से वो पैसे काट लेता है। अगर वो पैसे बिजनेस के अकाउंट से काट लिए तो क्या हुआ, उस टाइम पर मान लो अज्यूम करो इनका बैलेंस कितना था, 50,000 कैश बुक और पासबुक का बैलेंस था, जो ऑटो पे करना था, जो एक्सपेंस और ऑटो पे कर रखे हैं वो कितने के दे रखे थे, 10,000 के। अज्यूम करो बिजली के एक्सपेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 है, 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस ने ऑटो पे पर लगा रखा है। जैसे ही बिजली का बिल ड्यू होता है उसी दिन बैंक क्या करता है, बिजनेस के अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे काट लेता है। 10,000 की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे, ड्यू डेट होते ही क्या है, बैंक ने वो अमाउंट काट लिया। काटने के बाद बैलेंस कितना शो कर रहा है, 40,000 का शो कर रहा है। अब देखो यहाँ 40,000 का बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ 50,000 का बैलेंस शो कर रहा है, क्यों, रीजन क्या है, जिस डेट को बीआरएस तैयार किया ना उस डेट तक बैंक ने इस 10,000 की इंफॉर्मेशन बिजनेस को नहीं दी थी, यानी टाइम गैप की वजह से क्या है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं पहुंच पाई थी बिजनेस तक। इस वजह से क्या है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है। तो मैंने आपको अभी कुछ एग्जाम्पल देके करवाए हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनकी वजह से क्या है, जो टाइम गैप यानी एक इंटरवल की वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। या तो ट्रांजेक्शन बैंक में एंट्री कर दी जाएगी या फिर ट्रांजेक्शन को कहाँ एंटर कर दिया जाएगा, बिजनेस के अंदर, लेकिन कहीं एक जगह या तो पासबुक में या फिर कैश बुक में कहीं एक जगह उस ट्रांजेक्शन को उसी टाइम पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जिस वजह से क्या है, टाइम गैप की वजह से इनका बैलेंस, इसका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच आता है। अब कुछ रीजन ऐसे होते हैं, यानी कुछ गलतियों की वजह से क्या है, इनका बैलेंस मिसमैच नहीं होता, यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो गलती यानी गलत ट्रांजेक्शन की वजह से भी क्या है, बैलेंस मिसमैच होता है। देखो मैंने सेकंड एरर बताया था कि एरर कमिटेड बाय ट्रांजेक्शन,
यानी एरर हो रहा है, किसकी वजह से एरर है? ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की वजह से एरर है। या तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर ट्रांजेक्शन को डबल रिकॉर्ड कर दिया, पहला रीजन है। वो सारे रीजन कौन से थे? वो सारे रीजन है टाइम गैप की वजह से, ये सारे रीजन है एरर की वजह से। पहली एरर देखो, कस्टमर को चेक दिया और कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर कोई कस्टमर था, यानी मान लो मिस्टर ए था, मिस्टर ए को एक चेक दे दिया, मिस्टर ए को चेक दिया लेकिन उस चेक को बैंक ऑफ अकाउंट में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसकी कोई एंट्री ही नहीं थी। तो ये क्या है? एरर की वजह से क्या है? ट्रांजेक्शन मिसमैच होंगी, बैलेंस मिसमैच होगा। सेकंड है, बैंक में चेक जमा करने के लिए भेजा बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैंक में चेक भेज दिया अमाउंट कलेक्ट करने के लिए या फिर अमाउंट की पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसको कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ये भी एक एरर है। कैश बुक के बैंक कॉलम का हमने जोड़ ही गलत लगा लिया, कैश बुक के बैंक कॉलम का एडिशन जोड़ गलत लगा लिया, जिसकी वजह से भी बैलेंस मिसमैच हो रहा है। ट्रांजेक्शन सही है बिल्कुल, कैश बुक और पासबुक की ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने जोड़ ही गलत लगा लिया, उसकी वजह से भी क्या हो रही है? बैलेंस मिसमैच हो रहा है। बैंक गलती से कोई ट्रांजेक्शन कर देता, मान लो किसी अदर बिजनेस का अकाउंट था और गलती से बैंक ने हमारे बिजनेस के अकाउंट के अंदर, हमारे बिजनेस की पासबुक के अंदर बैंक अकाउंट में क्या कर दिया? उसकी एंट्री कर दी, यानी हम गलती से बैंक ने क्या कर दिया? हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया। जैसे ही पैसा डालेगा तो पासबुक में एंट्री होगी, लेकिन बिजनेस की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, वो पैसा बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, वो किसी अदर बिजनेस का गलती से हमारे अकाउंट में आ गया, तो पासबुक में तो शो करेगा बैलेंस, लेकिन कैश बुक में बिजनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है उस ट्रांजेक्शन का। इस वजह से भी क्या है? बैलेंस मिसमैच होगा, किसका? कैश बुक का और पासबुक का। तो अभी हमने कुछ रीजन पढ़े हैं, रीजन दो तरीके के हैं, या तो टाइम गैप की वजह से ट्रांजेक्शन का बैलेंस मिसमैच हो रहा है, या फिर कुछ एरर होती हैं, उन एरर की वजह से क्या है? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। तो ये है कारण। अब देखते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रोसीजर देखनी है, उसकी प्रोसेस देखनी है। तो इसको देखने से पहले अपन कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो, जब भी बिजनेसमैन अपनी ट्रांजेक्शन को देखता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है, तो एक बिजनेसमैन कैश बुक और पासबुक को चेक करता है। किसको चेक करेगा? कैश बुक और पासबुक के टोटल बैलेंस को चेक करता है। अगर कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच है, बिल्कुल ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन मिसमैच नहीं है। लेकिन अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं है, अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं है, तो जो मिसमैच हो रहा है, यानी जिन ट्रांजेक्शन की वजह से बैलेंस मिसमैच है, उन ट्रांजेक्शन को देखेगा। मिसमैच दिखते ही क्या करेगा? कैश बुक और पासबुक की टोटल ट्रांजेक्शन को मैच करेगा। जो ट्रांजेक्शन दोनों बुक के अंदर मैच हो रही है उनको टिक करेंगे। बाकी कौन सी ट्रांजेक्शन रहेगी? जो ट्रांजेक्शन या तो कैश बुक में रिकॉर्ड है ओनली, या फिर ओनली पासबुक में रिकॉर्ड है, वो ट्रांजेक्शन छोड़ देंगे, उनको टिक नहीं करेंगे। जो ट्रांजेक्शन छोड़ी है, जिनको टिक नहीं किया है, जो ट्रांजेक्शन मिसमैच है, किसमें? कैश बुक में और पासबुक में, उन सभी ट्रांजेक्शन के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में और पासबुक में मैच नहीं हुई है, यानी जो मिसमैच ट्रांजेक्शन है, उन मिसमैच होने पर क्या तैयार करते हैं? BRS तैयार करते हैं। इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है। लेकिन कैश बुक का एकदम ऑपोजिट होता है पासबुक। आपने एंट्री भी देखी होगी, पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? अनफेवरेबल होता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? फेवरेबल। आपके पास मैसेज क्या था? यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 20,000। 20,000 से आपका बैलेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी फेवरेबल बैलेंस है। यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 200।
₹200 से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है, आपके अकाउंट से ₹200 काट लिए गए हैं। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी अपने को दे रखा होता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन कई बार अपने को ये शो नहीं कर रखा क्वेश्चन के अंदर कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उस टाइम पर हमें क्या अज्यूम करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं किसके रिगार्डिंग, कैश बुक और पासबुक की रिकॉर्डिंग। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है बैलेंस ऑफ कैश बुक। कुछ भी नहीं बोल रखा, इन दोनों पॉइंट को एक बार बाद में देखेंगे, पहले इनको देखो। देखो अगर बोल रखा है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में, किसके, कैश बुक के। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कहाँ शो करेंगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड। लेकिन नेक्स्ट टर्म में बोल दिया कि बैलेंस ऑफ कैश बुक, ना तो डेबिट वर्ड का यूज किया ना ही क्रेडिट वर्ड का यूज किया, तब हमें ऑटोमेटिक क्या ज्यूम करना है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस है। जब भी कुछ नहीं कह रखा और कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हम ज्यूम कर लेते हैं कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। फिर दे रखा है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ तक समझ आया, ये सिर्फ मैंने कैश बुक के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट बताए हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल है, सबको पता चल जाएगा। नॉर्मल बैलेंस दे दिया, बैलेंस ऑफ कैश बुक कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड। बैलेंस कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। या एक बार टर्म में बोल दिया जाएगा कि बैलेंस एज पर लेजर, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये बैलेंस किसका है, कैश बुक का है या पासबुक का। तो देखो बैलेंस एज पर लेजर बुक, लेजर बुक किसका है, कैश बुक का बैलेंस। लेजर बुक किसका है, अगर बैलेंस दे रखा है लेजर बुक के अकॉर्डिंग तो किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का। किसका बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ध्यान रखना, देखा था पासबुक का नहीं, किसका बैलेंस है, कैश बुक का। नेक्स्ट है अपने पास, अब पासबुक की बारी आती है। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, ये लो क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पासबुक, ना तो डेबिट वर्ड का यूज किया ना क्रेडिट वर्ड का यूज किया। तो पासबुक का भी कौन सा बैलेंस लेना है, फेवरेबल बैलेंस, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। देखो ये रहा, पासबुक का कौन सा बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस दे रखा है, तो हमें कौन सा बैलेंस लेना है, हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेना है। नेक्स्ट टर्म है पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब डेबिट बैलेंस। अब एक टर्म दे रखी है कि बैलेंस एज पर बैंक, यानी बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस। बैंक का बैलेंस कौन शो करता है, पासबुक शो करती है। बैंक का बैलेंस कौन शो करता है, पासबुक शो करती है। या फिर बोल सकते हैं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का बैलेंस कौन शो करता है, पासबुक शो करती है। तो किसकी बात हो रही है, पासबुक की बात हो रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जब अपन बीआरएस को प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पर ये पॉइंट ध्यान रखने, ये पॉइंट अपने काम में है। याद रखना, दे रखा था डायरेक्ट दे रखा है डेबिट या क्रेडिट कैश बुक का, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे यहाँ क्रेडिट करेंगे। मतलब जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, हम बैलेंस लिखेंगे, ऊपर बैलेंस कैश बुक का भी लिख सकते हैं और बैलेंस पासबुक का भी लिख सकते हैं, वो अपने को क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। तो ये उस बैलेंस को स्टार्टिंग में लिखने के पॉइंट है। मान लो कुछ भी नहीं दे रखा है, ऐसे बोल रखा है कि बैलेंस ऑफ कैश बुक, अब हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे या क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। मान लो अज्यूम करो दे रखा है कि पासबुक ओवरड्राफ्ट, ना डेबिट वर्ड यूज किया ना क्रेडिट वर्ड यूज किया, पासबुक का बैलेंस ले लिए, कहाँ शो करेंगे, ओवरड्राफ्ट है, कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि पासबुक का ओवरड्राफ्ट कौन शो करता है, डेबिट साइड शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब देखते हैं बीआरएस। अब टॉपिक है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बीआरएस को प्रिपेयर करने के दो बेस होते हैं, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग बीआरएस बाय डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक,
यानी कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के बेस पर बीआरएस को प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, कैश बुक की जगह क्या आ जाएगा, पासबुक। पासबुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बेस पर प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, बीआरएस को। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब बीआरएस को प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बेस पर, किसके, कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के बेस पर किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बीआरएस को। हालांकि एक ही बैलेंस मिलेगा, या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस मिलेगा या फिर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। जो भी बैलेंस मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही शो करेंगे, उसके बाद हम क्या है आगे देखेंगे। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, एज एट 31 मार्च। ये किसी एक पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है, इसलिए लिखा गया है एज एट। अगर एक पीरियड के लिए तैयार किया जाता तो यहाँ लिखते फॉर द पीरियड, मतलब जो जिस भी पीरियड के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन बीआरएस हमेशा एक फिक्स डेट पर प्रिपेयर होता है, एज एट 31 मार्च को एज्यूम करो मैं बीआरएस को प्रिपेयर कर रही हूँ। पर्टिकुलर्स जो अमाउंट प्लस की जाएंगी यहाँ लिखी जाएंगी और जो माइनस की जाएंगी इस कॉलम के अंदर लिखी जाएंगी। अब देखो, अब मैंने बोला गया था कि अपन बीआरएस को प्रिपेयर कर रहे हैं किस बेस पर, कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को बेस मानकर। तो मैंने लिख दिया यहाँ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। हालांकि कैश बुक का एक ही बैलेंस मिलेगा, एक क्वेश्चन के अंदर या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या फिर क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। अगर यहाँ पर पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, ध्यान रखना, अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी कैश बुक, वो भी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस ही आएगा। अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस ऊपर शो कर रखा है तो जो नीचे निकल के आएगा वो बैलेंस कौन सा आएगा, वो पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस आएगा। अगर कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस, सॉरी फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है इसका, देखो कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस शो कर रखा है, अगर ऊपर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है तो जो नीचे बैलेंस निकलेगा वो भी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस निकलेगा, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में यहाँ कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस दिया है तो आंसर के अंदर जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस ही निकलेगा। कहने का मतलब है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस यहाँ शो किया है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस निकलेगा। पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है तो कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस ही शो होगा नीचे। ध्यान रखना दोनों फेवरेबल होंगे या फिर दोनों अनफेवरेबल। अब देखो पढ़ते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर मान लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो कर रखा है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रखा है और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस यहाँ शो कर दिया, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस यहाँ शो कर दिया। अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस होता तो यहाँ शो कर दिया। अब देखो, अब कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बुक के बैलेंस में ऐड करेंगे और कौन सी ट्रांजेक्शन कैश बुक के बैलेंस में से लेस करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जो यहाँ रिजल्ट निकलेगा ना उसके ऊपर शो करेगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है यानी फेवरेबल बैलेंस है तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस निकलेगा। क्वेश्चन किसी भी ट्रांजेक्शन को देखना है कि उस ट्रांजेक्शन का क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो किसके ऊपर चेक करेंगे, पासबुक के ऊपर चेक करेंगे। सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन है। जब भी अपन चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट प्लस होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, है किसके ऊपर चेक करना है, कभी भी कैश बुक के ऊपर ये चेक नहीं करेंगे, यानी यहाँ के बैलेंस के ऊपर चेक नहीं करेंगे। हम उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर देखेंगे, हम नीचे वाले बैलेंस के ऊपर, यानी जो बैलेंस निकल के आएगा उस बुक के बैलेंस। यहाँ पर पासबुक का कौन सा बैलेंस निकल के आएगा, फेवरेबल बैलेंस निकल के आएगा। तो पासबुक के ऊपर उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट चेक करेंगे। मैंने नीचे लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट पासबुक के ऊपर चेक करेंगे। ध्यान रखना, जो बैलेंस यहाँ निकलेगा ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट उसी बुक के ऊपर चेक करेंगे। अब देखो, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, इस परफॉर्मा के अंदर क्या है, कौन सा बैलेंस निकलेगा, पासबुक का बैलेंस निकलेगा। तो हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट किस पे चेक करेंगे, पासबुक के ऊपर चेक करेंगे।
अगर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो कैश बुक के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट हुआ है तो उस इम्पैक्ट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। फिर बता रही हूँ, अगर यहाँ पर जिस भी बुक का बैलेंस लिया है हमने इस पोर्शन के अंदर, इस परफॉर्मा के अंदर कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिया है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस लिया है। अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस लिया है तो यहाँ नीचे आंसर में क्या निकलेगा, नीचे बैलेंस किसका निकलेगा, पासबुक का। यहाँ कैश बुक है तो यहाँ क्या आएगी, पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस निकलेगा। और फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रांजैक्शन किसके ऊपर चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमेशा यहाँ के बुक पे शो करेंगे। यहाँ कौन सी बुक है, पासबुक। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमेशा पासबुक के ऊपर चेक करेंगे, यानी नीचे वाली बुक के इम्पैक्ट के ऊपर इम्पैक्ट चेक करेंगे। अगर पासबुक का जोड़ बढ़ रहा है, अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ेगा। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है, पहले से ही हो रखा है, तो उसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 10,000। देखो 10,000 का चेक था, उस चेक को इशू कर दिया है किसके लिए, पेमेंट के लिए। बैंक ने एक चेक, सॉरी बिजनेस ने एक चेक बैंक को इशू किया किसके लिए, पेमेंट करने के लिए 10,000 के लिए। लेकिन वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, बैंक में आया ही नहीं है। अगर बैंक में नहीं आया, बैंक में नहीं आया, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर चेक करेंगे, पासबुक के ऊपर चेक करेंगे। किसके ऊपर चेक करेंगे, पासबुक के ऊपर। क्या पासबुक के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, पासबुक के ऊपर। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट तब होगा जब ये ट्रांजेक्शन बैंक में आएगी और ट्रांजेक्शन एक्टिवेट होगी। और ट्रांजेक्शन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुई है तो पासबुक के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन कैश बुक के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हुआ है। कैसे, चेक इशू कर दिया था किसके लिए, पेमेंट करने के लिए 10,000 के लिए। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में से 10,000 की अमाउंट कम कर दी। क्यों कम करी, करनी ही नहीं थी कम। हमने किसको बेस माना है, पासबुक में, क्योंकि पासबुक के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पासबुक के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो हम क्या कर रहे हैं, पासबुक के, सॉरी कैश बुक के ऊपर अगर उस ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो इम्पैक्ट क्या हुआ था, बैलेंस 10,000 रुपये से कम हो गया था। तो अब क्या कर देंगे, अब 10,000 रुपये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ ऐड क्यों किए थे, क्योंकि ट्रांजेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था इस पासबुक के ऊपर। अगर पासबुक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा और अगर कैश बुक के ऊपर गलती से इम्पैक्ट हो गया तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, इंटरेस्ट अलाउ बाई बैंक नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, यानी हम बैंक अकाउंट में कुछ रुपए जमा थे, उस रुपए के ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बिजनेस को इंटरेस्ट दिया। अगर बिजनेस को इंटरेस्ट दिया तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कहाँ चेक करेंगे, पासबुक के ऊपर। आओ देखो, पासबुक के ऊपर इसका इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं हम, ये रही पासबुक। अगर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो पासबुक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, 20,000 से। यानी हमारे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट शो कर रही है, पासबुक के अकाउंट में 20,000 से बैलेंस बढ़ गया। 20,000 से बैलेंस बढ़ गया किसका, पासबुक का। बैंक ने हमारे खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट कर दिए, यानी हमारा बैलेंस कितने से बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस 20,000 रुपये से बढ़ गया। तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ेगा। तो कैश बुक का बैलेंस भी देखो प्लस आइटम, तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ेगा। बैलेंस कितना है, 20,000। देखो मैंने प्लस वाले में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट कुछ अमाउंट किस में जमा कर दी, बैंक अकाउंट में जमा कर दी। यानी बिजनेस के अंदर अमाउंट रिकॉर्ड होनी थी लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। कहाँ रिकॉर्ड है, सिर्फ बैंक के अंदर। हमारी पासबुक के अंदर कितना बैलेंस बढ़ गया, 50,000 रुपये से हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पासबुक बैंक में जो अकाउंट ओपन है उस अकाउंट में 50,000 रुपये क्रेडिट कर दिए। आओ सबसे पहले किसके ऊपर चेक करेंगे, इसका इम्पैक्ट पासबुक पर चेक करेंगे। पासबुक
पासबुक क्या शो करेगी? जब पासबुक में एंट्री करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो 50,000 से क्रेडिट शो करेगा, यानी बैलेंस क्या है, हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है। अगर हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? कैशबुक का बैलेंस भी क्या बढ़ेगा? कैशबुक का बैलेंस भी क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कितने अमाउंट की? 50,000 की, सॉरी। अब देखो एक ट्रांजेक्शन और ले लो, मान लो कोई भी एक्सपेंस पे करने थे, ऑटो पेमेंट लगा रखी है आपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑटो पेमेंट कर रखी है किसकी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की ऑटो पेमेंट होती है पर मंथ 10,000 इंटरेस्ट की ऑटो पेमेंट होती है। इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कहाँ चेक करेंगे? इस बुक के ऊपर चेक करेंगे। अगर ऑटो पेमेंट हो रखी है, यानी हमारा अगर बैंक ने 10,000 रुपये हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिए, काट दिए, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस कितने से कम हो गया? 10,000 रुपये से कम हो गया। अगर 10,000 रुपये से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, माइनस हो गया, अगर ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम होगा। तो कैश बुक का बैलेंस भी कम होगा, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? माइनस की टर्म में। अमाउंट है 10,000। अब देखो, जब भी हम क्या कर रहे थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे, तो यहाँ पर जिस बुक का बैलेंस दे रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैंक बुक का बैलेंस लिखेंगे। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो नीचे वाली बुक का भी फेवरेबल बैलेंस होगा। अगर ऊपर वाली बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है तो नीचे वाली बुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस ही निकलेगा, ये श्योर है 100%। किसी भी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट देखना है, ट्रांजेक्शन कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 10 चाहे फिर 20 ट्रांजेक्शन दे रखी हो, ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट हमेशा किसके ऊपर देखना है? यहाँ वाली बुक के ऊपर देखना है। हमने यहाँ पर कैश बुक लिया है तो यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है, हम यहाँ पर पासबुक को चेक कर रहे थे। देखो हमने क्या किया? पासबुक को चेक किया। अगर ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ेगा, तो हम यहाँ कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं। अगर ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, देखो ये हो गया पासबुक का बैलेंस कम, माइनस किया, तो मैंने यहाँ कैश बुक के अंदर भी पासबुक का बैलेंस, कैश बुक के अंदर भी क्या हो जाएगा? ये बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीधी सी बात दे रखी थी, अगर ट्रांजेक्शन की वजह से इम्पैक्ट इस बुक के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा ना, उसको चेक करना है। अगर यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो सामने वाली बुक के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर इस बुक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, दूसरी बुक के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर यहाँ वाली बुक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है और दूसरी वाली बुक के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट है तो उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। जैसे मैंने पहले वाली ट्रांजेक्शन में दिखाया था आपको, देखो ये रहा, ये 10,000, ये 10,000 क्या था? चेक इशू किया है बैंक में, अभी प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है तो बैंक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है पासबुक के अंदर। अगर पासबुक में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो कैश बुक के अंदर भी इस इम्पैक्ट को रिमूव करो। पासबुक में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो हमने क्या कर दिया? यहाँ से जो हमने क्या कर दिए थे? माइनस कर दिए थे 10,000, क्योंकि ये तो कम हो गए थे ना, हमने चेक इशू कर दिया था पेमेंट करने के लिए, तो इस 10,000 रुपये को हमने क्या कर दिया था? वापस ऐड कर दिया। तो ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जब अपन प्रिपेयर कर रहे थे इसको बेस मानकर, कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को बेस मानकर। अब दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है, अगर यहाँ पर दे रखा है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक की जगह दे रखा है पासबुक, तो भी सेम एज इट इज होगा, भी बताती हूँ आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड है प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी पासबुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के बेस पर किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? बीआरएस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम डेट डालेंगे जिस भी डेट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे 31 मार्च को अज्यूम करो प्रिपेयर कर रहे हैं हम किसको? बीआरएस को। अब क्या है, हम किसको बेस मान रहे हैं? पासबुक के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को। हमने यहाँ लिखा पासबुक का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, हालांकि डेबिट या क्रेडिट बैलेंस में से सिर्फ एक ही बैलेंस को शो किया जाएगा, या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा अपने को। तो पासबुक का अज्यूम करो हम कि कौन सा बैलेंस लेते हैं? क्रेडिट बैलेंस लेते हैं, फेवरेबल बैलेंस लेते हैं। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? उसको हम यहाँ शो कर देंगे। पासबुक का क्या है? फेवरेबल बैलेंस।
जो भी आइटम ऐड की जाएंगी यहाँ करी जाएंगी और जो भी आइटम को माइनस करेंगे उनको कहाँ करेंगे, यहाँ शो करेंगे, फिर बाद में इसका बैलेंस निकालेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पर पासबुक का बैलेंस शो हो रहा है तो 100% श्योर है नीचे कैश बुक का बैलेंस शो होगा। जो रिजल्ट किसका निकलेगा, कैश बुक का बैलेंस निकलेगा। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो कैश बुक का भी फेवरेबल बैलेंस है। अगर पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है तो कैश बुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस ही शो करेगा। ध्यान रखना, अगर पासबुक का फेवरेबल देन कैश बुक का फेवरेबल, अगर पासबुक का अनफेवरेबल देन क्या है, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस शो होगा। किसके रूप में, इस रिजल्ट के रूप में। अब जब भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट चेक करेंगे, ये वो ट्रांजेक्शन है जो मिसमैच है, यानी या तो इम्पैक्ट कैश बुक में शो हो रखा है या फिर इम्पैक्ट इसका पासबुक में शो हो रखा है, यानी दोनों बुकों के अंदर एक जैसा इफेक्ट नहीं हो रहा। ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, मिसमैच की ट्रांजेक्शन है। अब इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कभी भी इसके ऊपर नहीं देखते, यानी यहाँ जो बुक शो कर रखी है, जिस बुक का बैलेंस यहाँ शो कर रखा है, उस बुक के बैलेंस के ऊपर कभी भी इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चेक नहीं करते। इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमेशा यहाँ जो रिजल्ट निकल कर आएगा, यहाँ जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस बुक के बेस पर क्या है, इन ट्रांजेक्शन को देखते हैं। देखो मैंने लिख रखा है कि ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर चेक करेंगे, कैश बुक के ऊपर चेक करेंगे। ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर चेक करेंगे, कैश बुक के ऊपर। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है तो पासबुक का बैलेंस भी कम करेगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो पासबुक के बैलेंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर इफेक्ट शो कर रखा है तो उस इफेक्ट को रिमूव करेंगे। उस इफेक्ट को रिमूव कैसे करना है वो आपको मैं एग्जांपल से दिखाऊंगी। तो ध्यान रखना है, इस बुक के बैलेंस के अंदर सिर्फ प्लस माइनस करना है, लेकिन ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट हमेशा इस बुक के ऊपर ही देखेंगे। अगर इस बुक के ऊपर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो दूसरी बुक के ऊपर भी पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो दूसरी बुक के ऊपर भी नेगेटिव, और अगर इस बुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इन ट्रांजेक्शन का तो सामने वाली बुक के ऊपर भी उस ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को रिमूव करना पड़ेगा, अगर इम्पैक्ट हुआ है तो। अब देखो एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल इजी। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 10,000। देखो चेक इशू किया गया था, बैंक को एक चेक इशू किया गया, किसके लिए, पेमेंट के लिए। देखो बेस किसको मानना है, कैश बुक को, क्योंकि यहाँ मैंने कैश बुक का रिजल्ट शो निकलेगा, तो इस रिजल्ट को क्या मानेंगे अपन, बेस मान के आप छोड़ करेंगे। देखो कैश हमेशा इसके ऊपर ही इम्पैक्ट चेक करना है ट्रांजेक्शन का। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रही है कि चेक इशू कर दिया, कितने से, 10,000 का चेक इशू कर दिया। 10,000 का चेक इशू करते ही कैश बुक कितने से कम होगी, 10,000 रुपये से कम होगी, क्योंकि 10,000 रुपये का चेक इशू कर दिया किसने, बिजनेस ने। जब 10,000 रुपये से ये चेक इशू कर दिया तो यहाँ अमाउंट कितने से कम होगी, 10,000 से अमाउंट कम होगी। तो पासबुक के अंदर भी अमाउंट 10,000 से कम दिखाएंगे। माइनस के कॉलम में देखो यहाँ 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपये से कम हो गया था, तो पासबुक के बैलेंस भी कितने से कम होगा, 10,000 रुपये से कम होगा। सेकंड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, नोट रिकॉर्डिंग, कैश बुक में अभी तक इस 20,000 की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। कैश बुक में इस 20,000 की अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन पासबुक को 20,000 से क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। तो इसके इम्पैक्ट को नलिफाई करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए जो यहाँ पर 20,000 को प्लस किया था, अब उसी 20,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलती है कि अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक, बैंक में 50,000 अमाउंट किसी कस्टमर ने डायरेक्ट सबमिट करवा दिया पैसा। 50,000 रुपए से क्या है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब है पासबुक का बैलेंस 50,000 से क्या शो कर रहा है, प्लस शो कर रहा है। लेकिन बिजनेस को इस ट्रांजेक्शन की अभी तक भनक भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, यानी कैश बुक के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर कैश बुक के ऊपर इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा।
रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर 50,000 रुपये प्लस कर रखे थे कैश बुक में से, कैश बुक में 50,000 रुपये प्लस कर रखे थे, तो अब 50,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि चेक रिसीव हुआ है 40,000 का, बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक। चेक रिसीव हो गया बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर चेक रिसीव हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। चेक रिसीव हुआ, बिजनेस के अंदर पैसे आए, चेक रिसीव हुआ कितने से, 40,000 से, 40,000 का चेक आया, तो बिजनेस के अंदर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, प्लस हो गया, तो पासबुक का बैलेंस भी 40,000 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कौन सा था, प्लस वाला था, ये कौन सा, माइनस वाला कॉलम था अपना। तो ये ध्यान रखना था कि जो ट्रांजेक्शन कैश बुक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी, पासबुक के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। नेगेटिव इफेक्ट अगर ट्रांजेक्शन की वजह से हो रहा है तो पासबुक के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इसके ऊपर, कैश बुक के ऊपर, तो पासबुक पर उस इफेक्ट को रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे किया था, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, यहीं से हमने रिमूव कर दिया। ये 50,000 की वजह से हमारा क्या था, पासबुक पर पॉजिटिव बैलेंस शो कर रही थी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। अगर इफेक्ट नहीं हुआ कैश बुक में और अगर पासबुक में इफेक्ट हो गया तो इस इफेक्ट को रिमूव करो। पहले हमने प्लस किए थे, हमारे अकाउंट प्लस पॉजिटिव था, प्लस था 50,000 से, अब क्या कर दिया, माइनस कर दिया 50,000 से। तो इस तरीके से शो करते हैं, जो आइटम यहाँ प्लस करनी है उसको प्लस करते हैं, माइनस करनी है उसको माइनस करते हैं। लेकिन कभी भी इस बुक को, यहाँ वाली बुक को कभी नहीं देखना। जब भी ट्रांजेक्शन को देखोगे तो ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट हमेशा इस वाली बुक को ही देख के करना है। कभी भी क्वेश्चन की कोई भी आइटम, कोई भी मत गलत नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एट द एंड बोलती हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जो बैंक की पासबुक और बिजनेस की कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, बिजनेस की पासबुक और बैंक की कैश बुक का जो मिसमैच है, यानी जो मिसमैच ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करता है और उस ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करके उन गलतियों को सुधार करता है। कौन सा स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये है अपना बीआरएस का टॉपिक। थैंक यू।